इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से भी पहले हमें एक बात जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। एरिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात करेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी शेप का अगर आप एरिया निकालते हैं, लाइक आपके पास कोई स्क्वायर शेप मौजूद है, इस शेप का अगर आपने एरिया निकालना है तो सिंपल आप इसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अभी तक आपने एरिया जो इसका निकाला वो एक स्केलर क्वांटिटी आपने उसको पढ़ा होगा। ठीक, देखिए छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स हमें एरिया की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से हम एरिया को जस्ट स्केलर या उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही स्टडी करते हैं छोटी क्लासेस में। तो 10वीं 11वीं क्लास तक आप एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी ही समझते आए होंगे, लेकिन अब जब आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता बल्कि एरिया की डायरेक्शन भी होती है। तो एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि एरिया क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब ए डॉट बी करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में एक नई क्वांटिटी आती है जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में एक नई क्वांटिटी आती है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे इस स्क्वायर का एरिया निकालने जा रहा हूँ इन दोनों फॉर्मूलाए को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, अब आप खुद ही देखेंगे कि किस फॉर्मूले के ज़रिए इसका एरिया करेक्ट आ रहा है। आपको पता है कि इसमें से कोई भी आप दो साइड्स ले लो, उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होगा। कोई भी आप दो साइड्स ले लो। ठीक, मैं ये दोनों साइड्स ही ले लेता हूँ। तो इन दो साइड्स के दरमियान एंगल 90 है। तो अब देखें ज़रा, सॉल्व करते हैं। ये पहली साइड, दूसरी साइड और उनके दरमियान का एंगल। तो पहली साइड कितनी है स्टूडेंट्स? ए। दूसरी साइड कितनी है? ए। और कॉस का एंगल कितना आ जाएगा? 90। ठीक, इसी तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहली साइड ए हो जाएगी, दूसरी साइड भी ए हो जाएगी और इनके दरमियान का एंगल हो जाएगा 90। ठीक, अब मुझे बताएं कि cos 90 कितना होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, cos 0 बराबर होता है 1 के, जबकि sin 0 बराबर होता है 0 के। इसी तरह cos 90 बराबर 0 के होता है और sin 90 बराबर 1 के होता है। ठीक, अब मुझे बताएं cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 90 आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 0। 0 को जब इनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा 0। ठीक, जबकि यहाँ देखें sin 90 कितना है? 1 के बराबर। तो 1 को आप इनसे मल्टीप्लाई कर लें, a मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? a स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर जो एरिया था वो एक्चुअली साइन को इस्तेमाल करते हुए निकला है, और साइन किस में आता है स्टूडेंट्स? क्रॉस प्रोडक्ट में। लिहाजा यहाँ पे एक्चुअली आपने इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जिसके नतीजे में इस स्क्वायर शेप का आपके पास एरिया निकल के आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो साइड्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो नई क्वांटिटी निकल के आ गई, एरिया। ठीक, इसको ऐसे लिख लें, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय a और साइन
90 और ये पूरा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लिहाजा अब आपसे अगर कोई पूछे कि एरिया स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी की, तो एट दिस लेवल इंटर की क्लास में अब आप सिंपल बताएंगे कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। बिल्कुल होगी। आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ इन दो साइड्स का जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक नई क्वांटिटी आ गई एरिया, और एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड। आप देखें, आउटवर्ड भी हो सकती है परपेंडिकुलर या इनवर्ड भी हो सकती है। तो फिलहाल अगर ये आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है तो इसमें आप एरिया की डायरेक्शन कोई से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, जैसे स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, ये आपके पास एक प्लेन था, इस प्लेन का आपने एरिया निकाला, तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन हो जाएगी, एरिया की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी ऊपर की तरफ, इस तरह से। ठीक, अगर आप ये वाला साइड ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर आप ये वाला साइड ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। मतलब अगर आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है तो यहाँ एरिया की डायरेक्शन आप दोनों साइड्स पे ले सकते हैं। यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं और यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। क्लियर है? ये जो शेप होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, ये जो 2 डायमेंशनल सरफेसेस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ओपन सरफेसेस। ये ओपन होती हैं। ठीक, तो ओपन सरफेस की एरिया की डायरेक्शन आप किसी भी साइड ले सकते हैं परपेंडिकुलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आज से स्टूडेंट्स अब हम एरिया के बारे में कहेंगे कि एरिया इज a vector quantity and its direction is perpendicular to the plane। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की 2 डायमेंशनल शेप्स की या ओपन सरफेसेस की हमने बात की, लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशनल शेप्स हों जिन्हें हम क्लोज्ड सरफेस कहते हैं, तो 3 डायमेंशनल शेप्स का एरिया की डायरेक्शन क्या होगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल हो तो फिर वहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप क्या लेंगे। ठीक, ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मौजूद है, 3 डायमेंशनल क्यूब, और इन्हीं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस ऐसी शेप जो चारों तरफ से बंद हो, बाहर से लाइट उसमें ना जा सके, कोई रास्ता ना हो उसमें लाइट जाने का, वो चारों तरफ से पैक हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेसेस। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इस क्यूब की डिफरेंट साइड्स हैं। जैसे ये वाली साइड आपके पास है। ठीक, अब जब हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या क्लोज्ड सरफेस की हम बात करते हैं वेक्टर एरिया की, तो इस पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की हम वेक्टर एरिया की बात नहीं कर सकते। पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की हम वेक्टर एरिया की बात नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते, बल्कि हम इसकी जो साइड्स हैं, हर साइड का जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। जैसे इस क्यूब में आपके पास टोटल 6 साइड्स हैं। ठीक, जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये वाली होगी, ऊपर वाली ये वाली, एक साइड ये होगी, एक साइड इधर होगी। तो अब आप हर साइड का जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है इसका जो वेक्टर एरिया होगा, जाहिर है ये आपके पास प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होगी।
तो अब इसके जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स वो दो साइड्स हैं, दो परपेंडिकुलर हैं, एक तो इस साइड पे ये भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, और इधर अंदर की तरफ भी एक परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यहाँ ये बात आप नोट कर लें कि जब वेक्टर एरिया की बात करते हैं आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, तो उसमें सिर्फ आपने आउटवर्ड वाला जो एरिया की डायरेक्शन है उसको आपने कंसीडर करना है, इनवर्ड वाला कंसीडर नहीं करना कि ये वाला जो एरिया की डायरेक्शन है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर के साइड पे चली जाएगी। तो अंदर वाली नहीं लेनी। हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में क्लोज सरफेसेस में हमेशा सरफेस के आउटवर्ड वाली जो एरिया की डायरेक्शन होती है उसको कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर ये वाली सरफेस की आप एरिया की डायरेक्शन की बात करेंगे तो दो डायरेक्शंस होंगी, एक तो ऐसे आउटवर्ड और ऐसे इनवर्ड। तो इनवर्ड वाला जो अंदर की तरफ होगा शेप के उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आउटवर्ड वाली डायरेक्शन हम लेते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक स्टूडेंट्स, लास्ट वन ये वाला जो आपके पास सरफेस है, तो इस सरफेस में भी आप बाहर की तरफ वाला वेक्टर एरिया लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह फर्ज करें आपके पास एक स्फेयर मौजूद है, स्फेयर। अब स्फेयर जो होता है स्टूडेंट्स उसमें इसकी हर साइड पे आप देखोगे एरिया की डायरेक्शन अलग-अलग है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ एरिया की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर, ये जो आपके पास सरफेस होगी प्लेन होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस पे आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, तो इनवर्ड वाला आपने नहीं लेना, आउटवर्ड वाली एरिया की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे एरिया इस तरफ होगा आउटवर्ड इधर, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन आपने ये वाली कंसीडर करनी है, क्योंकि जाहिर है पूरे सरफेस पे पूरे स्फेयर पे आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट होंगी एरिया की। अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये वाली सरफेस इस साइड की, तो यहाँ पे भी आपके पास ये प्लेन हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। इनवर्ड भी होगी लेकिन इनवर्ड वाली आपने नहीं कंसीडर करनी। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा एरिया के बारे में। एक और क्लोज सरफेस की शेप हम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सिलेंडर आपके पास मौजूद है इस तरह से। ये सारे 3 डायमेंशनल सरफेसेस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लोज सरफेसेस हैं सारी। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जो आपके पास सिलेंडर है इसकी 3 साइड्स होंगी। जैसे यहाँ इस क्यूब की 6 साइड्स थी, इस सिलेंडर की 3 साइड होंगी। एक तो ये वाला सरफेस होगा इसका, एक ही नीचे वाला सरफेस होगा और एक ये राउंड वाला सरफेस जो होगा। ठीक, जैसे फर्स्ट करें सिलेंडर है तो एक ये वाली सरफेस आ गई, एक ये वाली सरफेस आ गई और एक ये इसके राउंड कर्व वाली जो शेप है ये वाली सरफेस जो है। तो इस तरह से 3 सरफेसेस हैं। अब यहाँ अगर आप लेते हैं इस वाली प्लेन की एरिया की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आप इस वाली सरफेस की वेक्टर एरिया की डायरेक्शन लेते हैं तो ये हो जाएगी। जबकि अगर आप इस कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस की, तो वहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। हर पॉइंट पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन डिफरेंट होगी सर्कुलर फॉर्म में, कर्व्ड सरफेस जो है। ठीक, तो इस तरह से ये भी आपके पास एक क्लोज सरफेस है। स्टूडेंट्स, क्या ये जो कोन मैं बना रहा हूँ, क्या ये कोन आपके पास क्लोज सरफेस कहलाएगी? 3 डायमेंशनल तो है लेकिन क्या ये क्लोज सरफेस है? तो देखें, अगर तो आपके पास ये वाली जो सरफेस है ये बंद है, मतलब यहाँ से ऊपर से लाइट नहीं जा सकती, तो इस पूरे को आप क्लोज सरफेस कहेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर का जो साइड है ये ओपन है, ये खुला हुआ है, लाइट अंदर जा सकती है, तो फिर ये जो आपकी कोन है वो क्लोज्ड सरफेस नहीं कहलाएगी, जस्ट ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अगर तो फर्ज करें आपकी क्लोज सरफेस है, ये ऊपर से आपका बंद है, तो फिर यहाँ इस वाले जो साइड होगा, ऊपर वाली जो सरफेस होगी, यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड हो जाएगी और बाकी जो इसका सर्कुलर फॉर्म है, सर्कुलर कर्व जो है, वहाँ पे हर पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी उस प्लेन के। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वेक्टर एरिया जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा।